दिसंबर की उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। तेज हवा सुनसान गलियों में सरसराती हुई बह रही थी। रानीपुर ये एक छोटा सा कस्बा था जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस सड़क किनारे टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट्स और कहीं दूर से आती एक आवारा कुत्ते की डरावनी हुआ ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। मैंने अपनी जैकेट कसकर लपेट ली और सामने खड़े भारी लोहे के गेट की ओर देखा। इसके पीछे था रानीपुर सरकारी भवन, 3 मंजिला इमारत जो कभी सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की हलचल से भरी रहती थी। अब यह वीरान और जर्जर हो चुकी थी। दीवारों से पेंट उखड़ गया था, गलियारे सूने पड़े थे और कमरों में बस धूल और पुराने सरकारी दस्तावेज बचे थे। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने कंधे पर टंगे बैग की पट्टी ठीक की। आज मेरी यहाँ आखिरी रात थी, बस एक आखिरी शिफ्ट, फिर हमेशा के लिए इस जगह से छुटकारा। मेरा नाम राघव शर्मा है। मैं 53 साल का हूँ और सेना से रिटायर हो चुका हूँ। 25 साल देश की सेवा की और अब इस वीरान इमारत का रात का चौकीदार बनकर रह गया हूँ। जिंदगी अजीब होती है, कभी आपको बुलंदियों पर ले जाती है तो कभी जमीन पर पटक देती है। यह नौकरी मुझे एक दोस्त के जरिए मिली थी। आसान थी, अस्थायी थी, बस खुद को व्यस्त रखने के लिए। 8 महीने हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, लेकिन यह जगह अब भी मुझे अजीब लगती थी। मैं कभी अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। भूत प्रेत सिर्फ कहानियां होते हैं, ऐसा मैं हमेशा मानता था। लेकिन इस इमारत में कुछ तो था, कुछ ऐसा जिसे मैं देख नहीं सकता था मगर महसूस जरूर करता था। इन महीनों में मैंने न जाने कितनी बार इस इमारत के गलियारों में रात गुजारी थी, लेकिन यह एहसास कभी नहीं गया कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। यहाँ की खामोशी आम खामोशी नहीं थी, ये भारी थी, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। गेट की जंग लगी कड़ियां चरमराई जब मैंने उसे खोला। मेरी कदमों की आवाज टूटी फूटी जमीन पर गूंज उठी। मैं सीधे गार्ड रूम की तरफ बढ़ा। एक छोटा जर्जर सा कमरा जहां बस एक लकड़ी की पुरानी मेज, एक टूटी कुर्सी और एक धूल से भरा रेडियो रखा था जो कभी कभी खुद ही स्टैटिक शोर करने लगता था। मैंने रजिस्टर उठाया हाजिरी दर्ज करने के लिए, मगर तभी एक अजीब चीज दिखी। पन्ने हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे जबकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। मैंने हैरानी से भौहें सिकोड़ लीं और हाथ रखकर पन्नों को रोकने की कोशिश की। राघव भैया, मैंने झटके से मुड़कर देखा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अरिफ था, सुबह की शिफ्ट में काम करने वाला बूढ़ा सफाई कर्मी, दुबला पतला, उम्र होगी कोई 60 के पार। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हाथ हमेशा हल्के से कांपते रहते, जैसे कोई छिपा हुआ बोझ उठाए फिर रहा हो। अरिफ, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा और सिर हिलाया। इस तरह दबे पांव मत आया करो, डर लग जाता है। वह बस फीकी सी मुस्कान देकर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसकी निगाहें मेरे पीछे इमारत की ओर टिक गईं और चेहरा अचानक सख्त हो गया। आज आखिरी रात है ना? उसकी आवाज धीमी थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बस एक और शिफ्ट। अरिफ कुछ पलों तक चुप रहा। उसकी आंखें फिर से उस वीरान इमारत की ओर चली गईं। फिर तो आज संभल कर रही है भैया। मैंने भौहें चढ़ा दी। मतलब? वह असहज लगने लगा। पांव जमीन पर घिसटते हुए बोला, बस आज की रात अलग होती है। मैं तो हर सुबह यह देखकर शुक्र मनाता हूं कि आप अब तक ठीक ठाक हैं। मैंने एक हल्की हंसी के साथ लंबी सांस छोड़ी। अरिफ, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। इस इमारत में कुछ नहीं है, बस धूल और चूहे। लेकिन अरिफ ने हंसने की कोशिश भी नहीं की। उल्टा वह थोड़ा झुका और आवाज और धीमी कर ली। राघव भैया, मैंने देखा है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। पिछले चौकीदार का हाल भूल गए क्या? ये बिल्डिंग इंसान नहीं, कुछ और ही चाहती है। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। पिछला चौकीदार? शिव प्रसाद, 40-45 साल का आदमी जो मुझसे पहले यहाँ काम करता था, लेकिन अचानक ही चला गया। कोई कहता था कि उसने खुद नौकरी छोड़ दी, तो कोई फुसफुसाता था कि वो पागल हो गया था। मैंने गहरी सांस ली। मैं कहानियों से नहीं डरता अरिफ। फिर मैंने हल्के से सिर झुकाकर कहा, अब तुम घर जाओ, देर हो रही है। अरिफ एक पल को और रुका, मानो कुछ कहना चाहता हूं। फिर धीरे से सिर हिलाया और उलटे पांव बाहर निकलने लगा। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, शायद कोई दुआ। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसका दुबला पतला शरीर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। फिर मैंने लंबी सांस ली और इमारत की ओर देखा। दरवाजे पहले से ही आधे खुले थे। उनके पीछे काला घुप अंधकार भरा गलियारा मेरा इंतजार कर रहा था।
मैंने टॉर्च निकाली और भीतर कदम रखा। अंदर की हवा बासी थी, पुराने कागजों, गीली दीवारों और किसी अजीब सी गंध से भरी हुई। कुछ ऐसा जो पहचान में नहीं आ रहा था, कुछ हल्का सा धातु जैसा। मैंने टॉर्च ऑन की। तेज रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए धूल के कणों को नाचता हुआ दिखा दिया। सामने गलियारा फैला था, दोनों ओर खाली कमरे। हर कदम की गूंज सुनसान इमारत में गूंज रही थी, मानो कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा हो। मैं सीधा सिक्योरिटी ऑफिस की ओर बढ़ा। यह एक छोटा सा कमरा था, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ और फर्नीचर पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। मैंने बैग टेबल पर रखा और कोने में रखी पुरानी सीसीटीवी स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन झिलमिला रही थी। ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज में सिर्फ खाली गलियारे दिख रहे थे। सब कुछ सामान्य था। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और कुर्सी पर टिक गया। लंबी रात होने वाली है, या कम से कम मुझे यही लगा था, क्योंकि ठीक रात के 12:03 पर सीसीटीवी स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट हुई और एक पल के लिए मैंने कुछ देखा। एक परछाई गलियारे के आखिरी छोर पर खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। सीसीटीवी स्क्रीन पर वह परछाई मुश्किल से 1 सेकंड के लिए उभरी, एक खराब सिग्नल की तरह झिलमिलाई और गायब हो गई। मैंने तुरंत आगे झुककर स्क्रीन को घूरा। मेरी उंगलियां डेस्क के किनारे को कसकर पकड़ चुकी थीं। स्क्रीन फिर से सामान्य हो गई। गलियारा फिर से खाली था। मैंने धीमी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। बस गड़बड़ी होगी, पुरानी वायरिंग की दिक्कत, यही होना चाहिए था। ये पूरी इमारत दशकों पुरानी थी। कैमरे किसी तरह चल रहे थे। आधे समय तो उनकी स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक ही नजर आता था, लेकिन फिर भी जिस तरह वो परछाई दिखाई दी थी, बस खड़ी हुई, चुपचाप, कुछ था उसमें जो बेचैन कर गया। मैंने टॉर्च उठाई और सिक्योरिटी ऑफिस से बाहर निकल आया। गलियारा मेरे सामने फैला हुआ था, चुपचाप, स्थिर। फर्श पर मेरे जूतों की मध्यम गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे यह खामोशी भी हर आवाज को निगल लेना चाहती हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसी जगह की ओर जहां मैंने परछाई देखी थी। कुछ नहीं, हवा थमी हुई थी, एकदम स्थिर। छत के पुराने पंखे बंद पड़े थे, उनके ब्लेड धूल से ढके हुए। गलियारे के दोनों ओर के दरवाजे बंद थे, उन पर लगे जंग लगे ताले वैसे के वैसे थे, बिल्कुल अछूते। मैंने कदम धीमे कर लिए, टॉर्च की रोशनी को हर कोने पर घुमाया, दीवारों पर, फर्श पर, दरवाजों के नीचे और उन अंधेरे कोनों में जहां अक्सर छायाएं छिपी होती हैं। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या तलाश रहा था। एक आवाज, मध्यम, धीमी। मैं सहसा ठहर गया, मेरी सांसें गले में अटक गईं। आवाज गलियारे के अंतिम छोर से आ रही थी, आखिरी दरवाजे के पार। हल्की खराश जैसी आवाज, जैसे नाखून लकड़ी पर घिस रहे हों। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे, कदम दर कदम, मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ा। आवाज अब भी जारी थी, धीमी, जानबूझकर की जा रही हो जैसे। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल छुआ, बर्फ सा ठंडा। मैंने दरवाजा खोला, खाली। कमरा सिर्फ धूल और पुराने फाइलिंग कैबिनेट्स से भरा हुआ था। एक कोने में कुछ टूटी कुर्सियां बेतरतीब ढंग से रखी हुई थी। खिड़कियों पर मोटे लकड़ी के पट्टे लगे थे, जिससे केवल चंद्रमा की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और पूरे कमरे पर रोशनी डाली। हर कोना, हर दीवार, हर परछाई, कोई हलचल नहीं, कोई मौजूदगी नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली। बस मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा था। मैंने पीठ घुमाई और दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि टॉर्च झपकी, और तभी मैंने उसे देखा। दीवार पर एक हाथ का निशान, पुराना नहीं, नया। मेरी धड़कन कानों में गूंजने लगी। छोटा, नाजुक, जैसे किसी बच्चे का हो, लेकिन उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थीं। दीवार पर वो हाथ का निशान एक ठंडी सिहरन छोड़ गया। बहुत ताजा था, बहुत साफ। पर अजीब बात यह थी कि उसके आसपास की धूल जरा भी हिली हुई नहीं थी, जैसे वो निशान बस अचानक प्रकट हो गया हो। मैंने टॉर्च उठाई और उसकी लंबी, असामान्य उंगलियों को ध्यान से देखा। यह कोई आम हाथ नहीं था। मेरा मन कर रहा था कि इसे पोंछ दूं, हटा दूं इस चीज का सबूत जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी एक आवाज आई, टप टप टप, हल्की, ठहरी हुई, ठीक मेरे पीछे से। मैंने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं। कमरा फिर से सुनसान था, लेकिन हवा कुछ भारी लग रही थी, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कुछ
इंतजार कर रहा हूं। मैंने धीमी सांस भरी। इसकी कोई ना कोई तर्कसंगत वजह होगी। 8 महीने से मैं इस इमारत में था। पुरानी, वीरान, खस्ताहाल। यहां से अजीब आवाजें आना कोई नई बात नहीं थी। चूहे, पुरानी पाइपलाइन या दीवारों में से गुजरती हवा। लेकिन वो हाथ का निशान, वो कुछ और था। मैंने धीरे से कदम पीछे खींचे और गलियारे में लौट आया। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मुझे अपने दिमाग को शांत करना था, अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, भूल जाना था ये सब। लेकिन फिर एक आवाज, एक फुसफुसाहट, मध्यम, खुरदुरी, ठीक मेरे पीछे से। मत जाओ। एक वीरान इमारत को सांस नहीं लेनी चाहिए। मैंने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च चमकाई। मेरा हाथ कांप रहा था। कमरा खाली था। मैंने हर कोने पर रोशनी डाली, दीवारों पर, फर्श पर, छत तक। कुछ नहीं, बस वही हाथ का निशान मुझे घूरता हुआ। मैंने थरथराते हुए गहरी सांस ली और आगे बढ़ने को मजबूर किया। नजरअंदाज करो, चलते रहो। मैंने गलियारे में कदम रखा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मैं आधे रास्ते तक ही पहुंचा था जब वो आवाज फिर से आई। इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं, सांसों की आवाज, धीमी, भारी, ठीक मेरे पीछे अंधेरे में। मैं इतनी तेजी से मुड़ा कि मेरी टॉर्च गिरते गिरते बची। दरवाजा, जिसे मैंने अभी अभी बंद किया था, खुला हुआ था, पूरा खुला, सन्नाटा, भारी और दम घोंटने वाला। दरवाजा मेरी आंखों के सामने अधखुला खड़ा था। उसके पार अंधेरा पसरा हुआ था, उसी कमरे का अंधेरा जिससे मैं अभी निकला था। पर मैंने तो दरवाजा बंद किया था, मुझे यकीन था। फिर गलियारे की बत्ती झपकी और एक पल के लिए मैंने उसे देखा। एक आकृति कमरे के अंदर, दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी, न हिलती न सांस लेती, बस खड़ी थी मुझे घूरते हुए। मेरे खून की बूंद बूंद जम गई। फिर बत्तियां फिर झपकी और वो गायब हो गया। मैं गलियारे में जम सा गया। सांसें अटकी रह गईं। मैंने कुछ देखा था, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन देखा था। वो आकृति वहां थी, लंबी, स्थिर, देखने वाली। और अब वहां कुछ नहीं था। खुला हुआ दरवाजा मेरे सामने था, एक खुला निमंत्रण अंधेरे में समा जाने के लिए। मेरा मन चिल्लाया, भाग जाओ, इस जगह को छोड़ दो। लेकिन मैं नौकरी पर था। मैंने एक लंबी सांस भरी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम भारी महसूस हो रहा था, जैसे मैं किसी गाढ़े अदृश्य धुंध में धंस रहा हूं। टॉर्च मेरे हाथ में कांप रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद किया। टक, लैच की आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। मैंने एक कदम पीछे लिया, रुका, कुछ नहीं हुआ। एक कांपती हुई सांस मेरे होंठों से निकली। शायद दिमाग मुझसे खेल रहा है। और तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। मेरी सांस रुक गई। मैं अभी पूरी तरह से पीछे भी नहीं मुड़ा था। कमरे के अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था, इतना गहरा कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब रही थी, जैसे अंदर कोई छिपा हो, मेरी पहुंच से जरा सा बाहर। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और फिर नाखून, लकड़ी पर रगड़ खाने की आवाज कमरे के अंदर से, धीमी, जानबूझकर की गई। और फिर एक फुसफुसाहट, इतनी मध्यम कि मैं शायद उसे सुन भी ना पाता। अब मत जाओ। मेरा दिल धड़क उठा। आवाज बहुत पास थी, बहुत पास। मैंने पीछे हटते हुए अपने कदम तेज किए, तेज और तेज। मेरे बूट फर्श पर धम धम गूंजने लगे। सिक्योरिटी रूम, मुझे किसी भी हालत में वहां पहुंचना था। लेकिन तभी कदमों की आवाज, हल्की, दबे हुए, पर मेरे कदमों के साथ साथ कोई मेरे पीछे चल रहा था, मुझे हर कदम पर फॉलो कर रहा था। मेरी धड़कन आसमान छूने लगी, पर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मत देखो, मत देखो। सिक्योरिटी ऑफिस का दरवाजा दिखा। मैंने अंदर घुसते ही धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। धड़क, धड़क, धड़क। मैं वहीं खड़ा रहा, सांसें तेज, सीने में धड़कनों की गूंज। मेरी आंखें सीसीटीवी स्क्रीन पर टिक गईं। स्क्रीन झपक रही थी, सफेद, सटीक, स्टैटिक। फिर गलियारे के कोने में एक परछाई, लंबी, स्थिर, सिक्योरिटी ऑफिस के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी। उसने मेरा पीछा किया है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। एक पल बाद जब मैंने उन्हें फिर से खोला, परछाई गायब हो चुकी थी। गलियारा खाली था, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सका, क्योंकि सन्नाटे के बीच भी मुझे अब भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। कुछ था वहां,
देखता हुआ, इंतजार करता हुआ। सिक्योरिटी ऑफिस पहले से छोटा लगने लगा था। भीतर की हवा भारी और दम घोंटू हो गई थी। मैंने खुद को स्टेडी रखने की कोशिश की और कंपाती निगाहों से झिलमिलाती सीसीटीवी स्क्रीन को देखा। बाहर का गलियारा अब खाली लग रहा था, ना कोई परछाई, ना कोई हरकत। लेकिन मैं मूर्ख नहीं था। कुछ मेरा पीछा करते हुए आया था। मुझे इसका एहसास हो रहा था। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:47 थे। मेरी शिफ्ट खत्म होने में अभी 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी था। यह सोचकर ही दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं इतना वक्त यहाँ कैसे बिताने वाला था। मैंने अपने बेल्ट पर लगी वॉकी टॉकी उठाई और बटन दबाने से पहले एक पल के लिए झिझका। रवि, सुन रहे हो? स्टैटिक की आवाज आई। फिर सन्नाटा। रवि, मैंने फिर से पुकारा। इस बार आवाज थोड़ी धीमी थी। स्टैटिक, फिर एक धीमी सांस, लेकिन वो मेरी नहीं थी। एक ठंडी धीमी सांस, बिल्कुल वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ, स्पीकर के पास, जैसे कोई वहां था, सुनता हुआ। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने झट से बटन छोड़ दिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी धड़कनें गूंजने लगीं। अब ये मेरी कल्पना नहीं रह गई थी। मैं तेजी से खड़ा हुआ। कुर्सी जमीन पर पीछे घिसटते हुए अजीब आवाज करने लगी। कमरा बदला बदला सा लग रहा था। डेस्क पर रखा छोटा इलेक्ट्रिक पंखा स्थिर था। हवा ठहरी हुई थी, लेकिन दबाव महसूस हो रहा था। एक अजीब सा भार, जैसे अनदेखी आंखें मेरी पीठ पर टिकी हों। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया, हर कोने को ध्यान से देखा। कुछ नहीं था, बस मेरी मेज, एक पुरानी फाइलिंग कैबिनेट और धूल से ढके पुराने रजिस्टरों का ढेर। फिर भी मेरी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं अकेला नहीं था। यह एहसास इतना मजबूत था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने टॉर्च कसकर पकड़ी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, खुद को शांत करने की कोशिश की। एक पल बाद जब मैंने उन्हें फिर से खोला, परछाई गायब हो चुकी थी। गलियारा खाली था, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सका, क्योंकि सन्नाटे के बीच भी मुझे अब भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। कुछ था वहां, देखता हुआ, इंतजार करता हुआ। सिक्योरिटी ऑफिस पहले से छोटा लगने लगा था। भीतर की हवा भारी और दम घोंटू हो गई थी। मैंने खुद को स्टेडी रखने की कोशिश की और कंपाती निगाहों से झिलमिलाती सीसीटीवी स्क्रीन को देखा। बाहर का गलियारा अब खाली लग रहा था, ना कोई परछाई, ना कोई हरकत। लेकिन मैं मूर्ख नहीं था। कुछ मेरा पीछा करते हुए आया था। मुझे इसका एहसास हो रहा था। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के 2:47 थे। मेरी शिफ्ट खत्म होने में अभी 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी था। यह सोचकर ही दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं इतना वक्त यहाँ कैसे बिताने वाला था। मैंने अपने बेल्ट पर लगी वॉकी टॉकी उठाई और बटन दबाने से पहले एक पल के लिए झिझका। रवि, सुन रहे हो? स्टैटिक की आवाज आई। फिर सन्नाटा। रवि, मैंने फिर से पुकारा। इस बार आवाज थोड़ी धीमी थी। स्टैटिक, फिर एक धीमी सांस, लेकिन वो मेरी नहीं थी। एक ठंडी धीमी सांस, बिल्कुल वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ, स्पीकर के पास, जैसे कोई वहां था, सुनता हुआ। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने झट से बटन छोड़ दिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी धड़कनें गूंजने लगी। अब ये मेरी कल्पना नहीं रह गई थी। मैं तेजी से खड़ा हुआ। कुर्सी जमीन पर पीछे घिसटते हुए अजीब आवाज करने लगी। कमरा बदला बदला सा लग रहा था। डेस्क पर रखा छोटा इलेक्ट्रिक पंखा स्थिर था। हवा ठहरी हुई थी, लेकिन दबाव महसूस हो रहा था। एक अजीब सा भार, जैसे अनदेखी आंखें मेरी पीठ पर टिकी हों। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया, हर कोने को ध्यान से देखा। कुछ नहीं था, बस मेरी मेज, एक पुरानी फाइलिंग कैबिनेट और धूल से ढके पुराने रजिस्टरों का ढेर। फिर भी मेरी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं अकेला नहीं था। यह एहसास इतना मजबूत था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने टॉर्च कसकर पकड़ी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। कुर्सी अब भी वहीं थी जहां मैंने छोड़ी थी। पुराने रजिस्टरों के ढेर झोंके त्यों पड़े थे। खिड़की मजबूती से बंद थी और बाहर की रात काली स्याही जैसी घनी थी। यहां कोई नहीं था। कोई भी दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता था। और फिर भी वो आवाज हकीकत थी। मैंने धीरे धीरे एक कांपता कदम पीछे लिया। मेरे पैर ने किसी नरम चीज को छुआ। एक परछाई हिली। मैंने घबराकर सांस खींची और झटके से मुड़ा। टॉर्च की रोशनी तेजी से फर्श पर दौड़ गई। कुछ नहीं, लेकिन धूल हिली हुई थी। मॉनिटर में चेहरा, मेरा दिल उछलकर गले में अटक गया।
जब मैंने मेज की ओर देखा, सीसीटीवी मॉनिटर झिलमिला रहे थे। स्क्रीन पर स्टैटिक की लहरें दौड़ रही थीं। मैं मेज के पास आया, कांपते हाथों से किनारे को कसकर पकड़ लिया और फिर ऊपरी दाएं कोने की फीड में एक आकृति गलियारे में खड़ी, एकदम स्थिर। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, बस एक लंबा अजीब तरह से अचल काला साया। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह सिर्फ कैमरे की कोई गड़बड़ है, लेकिन फिर वो सिर झुकाकर मेरी ओर देखने लगी, धीरे से, जैसे उसे पता हो कि मैं उसे देख रहा हूं। मेरे पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठा और तभी स्क्रीन काली पड़ गई। सभी कैमरों की फीड एक साथ बंद हो गई। कमरा घुप अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। मैं वहीं खड़ा रहा, मेज को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उंगलियों में दर्द होने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या? और फिर एक परछाई सीसीटीवी मॉनिटर की काली स्क्रीन में, मेरे पीछे, बहुत पास, बहुत लंबी, मानव जैसी नहीं। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। मैं नहीं मुड़ा और फिर एक फुसफुसाहट, कोमल, ठंडी, ठीक मेरे कान के पास। कहाँ जा रहे हो? मेरा खून जम गया। एक ठंडी सांस मेरे कान को छू गई। कहाँ जा रहे हो? मैं जम गया। आवाज बहुत पास थी, ठीक पीछे। मैंने मेज को और कसकर पकड़ लिया। पूरा शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया। दिमाग चीख चीख कर भागने के लिए कह रहा था, कुछ करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं हिल तक नहीं सका। मुझे उसका एहसास हो रहा था, लंबा, स्थिर, देखता हुआ। कमरे में एक अजीब भयानक खामोशी छा गई। मेरी अपनी सांसें बहुत जोर से सुनाई दे रही थीं और फिर बदबू, सड़ांध, जैसे कोई चीज कई दिनों से सड़ रही हो, गीली, भयंकर, दम घोंटू। मेरा पेट मचलने लगा। सीसीटीवी मॉनिटर अब भी काले पड़े थे। मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी ही उनकी स्क्रीन पर झलक रही थी और उस अंधेरी परछाई में कुछ हिला, धीरे से, मेरी ओर बढ़ता हुआ। मुझे जैसे झटका लगा। मैं झटके से मुड़ा, टॉर्च उठाई। रोशनी अंधेरे को चीरकर दौड़ गई। कुछ नहीं, कमरा खाली था, लेकिन बदबू अब भी थी और कमरे की हवा कुछ गलत थी, जैसे कुछ अब भी वहां था। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। रोंगटे खड़े हो गए थे। हाथ कांपते हुए दरवाजे का हैंडल पकड़ा। मुझे यहां से बाहर निकलना था। मैंने हैंडल घुमाया, टस से मस नहीं हुआ। मैंने फिर कोशिश की, बंद। ये कैसे हो सकता था? इस ऑफिस के दरवाजे में तो ताला लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं था। मैंने और जोर लगाया। अब पैनिक मेरे भीतर घुसपैठ करने लगा था और तभी फुसफुसाहट, ठीक दरवाजे के बाहर से, मत जाओ। मेरी सांसें जैसे अंदर ही जम गईं। अब आवाज बाहर से आ रही थी। कोई वहां खड़ा था, इंतजार कर रहा था। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। हवा इतनी भारी लगने लगी जैसे अदृश्य हाथ मेरे पूरे शरीर को जकड़ रहे हों। और फिर थक, एक हल्की धीमी दस्तक। मेरे फेफड़ों की हवा बर्फ बन गई। फिर से थक और फिर तीसरी बार थक। मैं धीरे से पीछे हटा। सन्नाटा और फिर हैंडल घुमा। बाहर से मैं अकेला नहीं था। दरवाजे के हैंडल ने चरमराते हुए घूमना शुरू किया। मैं घबराकर पीछे हट गया। दिल जोर से धड़कने लगा। एक अजीब घुटन महसूस हो रही थी। ठंडी हवा जैसे मेरे चारों ओर सख्ती से लिपट रही थी। यह दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए था। इसमें ताला लगाने की कोई जगह ही नहीं थी। फिर भी यह खुल क्यों नहीं रहा था? हैंडल घूमना बंद हो गया और फिर दरवाजा धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुलने लगा। फ्रेम और दरवाजे के बीच का फासला धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे दूसरी तरफ से कोई भारी चीज इसे धकेल रही हो, जानबूझकर, बहुत धीमी गति से। मेरी सांसें रुक गईं। मैं कमरे के बीचों बीच जड़ हो गया। मेरी टॉर्च का उजाला दरवाजे पर टिका था। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे यहां से निकलना था। हवा भारी होने लगी। एक गंध, सड़ी हुई, गलती हुई, तेज होती जा रही थी। मैंने बोलने की कोशिश की, चिल्लाने की, मदद के लिए पुकारने की, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था और दरवाजे की चौखट में हल्की रोशनी के बीच एक परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। लंबी, दुबली, घने अंधेरे में लिपटी हुई। वह एकदम स्थिर खड़ी थी, बस मुझे घूर रही थी। मैं उसकी सही आकृति नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका चेहरा मुझे साफ दिख रहा था। पीला, टेढ़ा मेढ़ा, और उसकी आंखें बहुत ज्यादा काली, इंसानों जैसी नहीं,
ऐसा लग रहा था जैसे वह चारों ओर फैली हल्की रोशनी को अपने भीतर समा रही हो, मानो वह कोई सजीव परछाई हो। तभी एक आवाज गूंजी। आवाज उस आकृति से नहीं आई, वह कमरे की हवा में हर तरफ फैल गई। जब तक तुम यहाँ हो, ये तुम्हारा घर है। शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे, बर्फ जैसी ठंडी दूर से आती हुई। मेरे घुटने कांप गए और मैं पीछे की दीवार से जा टकराया। मैं उस आकृति से नजरें नहीं हटा पा रहा था, जबकि मेरा हर अंग चीख चीख कर मुझे वहां से भागने को कह रहा था। फिर वह हिली, बहुत तेज, असंभव रूप से तेज। एक पल पहले वह दरवाजे पर थी, अगले ही पल वह मेरे सामने खड़ी थी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई, लेकिन उस घने अंधकार के सामने वह भी बेकार थी। अब मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था। उसकी मौजूदगी कमरे में एक भारीपन भर रही थी, जैसे किसी ने पूरा माहौल ठंडा और बोझिल कर दिया हो। तभी एक अजीब सी आवाज आई, कड़क, जैसे कोई हड्डी टूटी हो। वह हल्का सा झुकी और तभी मैंने देखा उसके हाथ, लंबी सफेद उंगलियां, धूल से सनी हुई। फिर वह फुसफुसाहट आई, धीमी मगर डरावनी। तुम अब चले जाओगे। वह आकृति झटके से आगे बढ़ी और उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां मेरी कलाई के इर्द गिर्द कस गईं। मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद भारी हो चुकी हो, मेरे शरीर को जकड़ रही हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंधेरे की ओर खींच रहा हो, एक अनदेखी ताकत जो मुझे शून्य में समाने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। डर ने मेरे भीतर एक जबरदस्त हलचल मचा दी। मेरी कलाई दुखने लगी, जैसे वह इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने टॉर्च को जोर से पकड़ा और पूरी ताकत से उस आकृति के हाथ पर दे मारा। वह थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उसकी पकड़ फिर भी ढीली नहीं हुई। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी मौजूदगी मुझे एक कोने में समेट रही थी, जैसे यह कमरा अब किसी भयानक जीवित चीज में बदल चुका हो। तभी उस अंधेरे के बीच मुझे कुछ दिखा, कोने में पड़ा हल्का सा चमकता हुआ कुछ। वही पुराना की चेन जो मुझे पहले मिला था, जिस पर मेरी नजर गई थी, लेकिन जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसी पल मुझे लगा कि यही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस की चेन की ओर हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मैंने की चेन को छुआ, आकृति की एक भयानक सरसराहट सुनाई दी और उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की, मैं भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा, दहशत के जोर पर, दिल की तेज धड़कनों के साथ। मेरे कदमों की आवाज संकरी गली में गूंज रही थी, जैसे मेरे ही डर का मजाक उड़ा रही हो। टॉर्च मेरे हाथ में कांप रही थी, उसकी रोशनी बेतरतीब ढंग से इधर उधर भटक रही थी, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ भागना था। मैं यह नहीं समझ पाया कि क्यों, लेकिन वह एहसास बहुत जबरदस्त था, जैसे कोई छुपी हुई चेतावनी मेरे भीतर गूंज रही हो। उस कमरे में अंधेरा सब कुछ निगल चुका था और मुझे एक ठंडी सच्चाई का एहसास हो रहा था। अब यह अंधकार मुझे भी चाहता था। मैं तेजी से ऑफिस के दरवाजे की ओर बढ़ा, जो कुछ पल पहले तक बंद था। मेरे हाथ घबराहट में कुंडे को तलाशने लगे। दरवाजा खुला था, पूरा का पूरा खुला हुआ। मैंने झटके से उसे पीछे खींचा और धड़ाम से बंद कर दिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैं उससे टिक गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत को भीतर आने से रोक रहा हूं। लेकिन बाहरी गलियारा भी कुछ कम भयानक नहीं था। ऐसा लगा जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों, कोई ठंडी पुरानी चीज उन पर सरसराने लगी थी। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की, भागना शुरू कर दिया। गलियारे के अंधेरे में दौड़ते हुए मेरी टांगें दर्द से कांप रही थीं। दिमाग डर से सुन्न हो रहा था। हर कमरे से गुजरते हुए लग रहा था जैसे अंधकार गहराता जा रहा हो, जैसे पूरी इमारत जिंदा हो और अपनी पकड़ कस रही हो। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन मैंने चाबियों का गुच्छा मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे यही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जैसे ही मैंने मोड़ काटा, हवा फिर भारी होने लगी। वही सड़ांध भरी गंध धीरे धीरे फिर फैलने लगी। ऐसा लगा जैसे अंधेरा मेरे पीछे दौड़ रहा हो, छाया में सरकता हुआ, अदृश्य लेकिन महसूस होने वाला। सरसराहट। मेरे दिल की धड़कन थम गई। कुछ मेरे पीछे हिला था। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी गलियारे में फेंकी। कुछ नहीं था, लेकिन यह इमारत बहुत पुरानी थी, बहुत बड़ी।
आखिर कितने सालों से यहाँ कोई नहीं आया था? खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि वह सीने पर बोझ की तरह बैठ गई। मैं लड़खड़ाया, आगे बढ़ा। चाबियों का गुच्छा अब भी मेरी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। फिर आवाज आई, धीमी, खौफनाक फुसफुसाहट। ये तुम्हारा घर नहीं है। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। गलियारा खाली था, लेकिन आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे ठीक पास खड़ा होकर बोल रहा हो। मेरी सांसें उखड़ गईं। अब मैं कहीं भी जा रहा था, मुझे नहीं पता था कहाँ, लेकिन मैं जानता था कि मुझे रुकना नहीं था। मैं एक और कमरे में दाखिल हुआ। यह सबसे ज्यादा अंधेरा था। यहाँ सिर्फ मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। आईने, पूरा कमरा आईनों से भरा हुआ था, लंबे पतले, हर कोने में खड़े हुए। हर आईने में वही खाली सुनसान कमरा दिख रहा था। मैंने अपनी ही परछाई देखी, पीली पड़ चुकी त्वचा, पसीने से भीगा चेहरा, डर से फटी आंखें। लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। यहाँ रुकना ठीक नहीं था। ये आईने, ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहे हों, मेरे हर कदम का इंतजार कर रहे हों। फिर वही फुसफुसाहट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये आवाज़ मेरे सामने से नहीं आई थी, बल्कि मेरे पीछे से। मैंने झटके से मुड़कर टॉर्च घुमाई। रोशनी आईनों पर पड़ी। कुछ नहीं था, कोई नहीं था। मैं अकेला था। लेकिन तभी कोई हिला। आईने में, वहां वह खड़ा था, लंबा, काला और बिल्कुल स्थिर। मैं चीख पड़ा। फिर वह हिला, लेकिन इतनी तेजी से कि आंखें भी पकड़ न पाईं। मेरे हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। घबराहट में मैंने चाबियों का गुच्छा पूरे जोर से आईने की ओर फेंक दिया। गुच्छा जमीन पर गिरा और तभी कुछ बदला। परछाई जैसे सिकुड़ गई हो, मानो वह उस चाबियों के गुच्छे से डर रही हो। एक पल के लिए मैंने उम्मीद की एक हल्की किरण देखी, लेकिन फिर मुझे समझ आया, यह चाबी का गुच्छा, यह बस एक आम चीज नहीं थी। यह एक चेतावनी थी, एक कुंजी उस इमारत के लिए, लेकिन सामान्य अर्थों में नहीं। आईने में दिखने वाला अक्स वह असली नहीं था। वह बस एक प्रतिबिंब था उस अंधकार का जो इस जगह को अपनी जकड़ में ले चुका था। कुंजी छल्ला दरअसल इस इमारत से बचने का जरिया नहीं था, बल्कि उस अंधेरे से भागने का रास्ता था। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सच के करीब पहुंच रहा हूं। गलियारा अब भी उतना ही शांत था, लेकिन वह अंधेरा जो मुझ पर अपनी पकड़ कस रहा था, अब कमजोर पड़ने लगा था। मैं बाहर निकलने के करीब था। मुख्य दरवाजा। मैंने कांपते हाथों से कुंडा घुमाया। इस बार दरवाजा बिना किसी अवरोध के खुल गया। मैंने एक लंबी सांस ली। ठंडी ताजा हवा मेरे फेफड़ों में भर गई और पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सच में जीवित हूं। पीछे इमारत खामोश और स्थिर खड़ी थी। मैंने मुड़कर नहीं देखा, जरूरत ही नहीं थी। वो परछाई, वो आवाजें, वो फुसफुसाहटें, ये सब किसी बहुत पुराने, भूखे और खतरनाक अस्तित्व का हिस्सा थी, जिसने इस इमारत को अपना घर बना लिया था। और अब मैं आजाद था, पर यह आजादी अजीब थी, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, उस डरावने सपने से बाहर निकलकर किसी अजनबी वास्तविकता में। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। वह अब भी मेरे अंदर कहीं जिंदा था। पेट के अंदर एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी, जैसे कुछ सही नहीं था। मैंने इमारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं अब भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। देखती हुई, इंतजार करती हुई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने किसी तरह अपना फोन निकाला। समय 3:42 सुबह। स्क्रीन की रोशनी हल्की थी। मैंने पुलिस को कॉल किया। रिंगटोन की गूंज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। हेलो, आपकी इमरजेंसी क्या है? मैं हाँफ रहा था। दिमाग अभी भी उस भयानक अनुभव से बाहर नहीं आया था। मैं उन्हें कैसे समझाता, कैसे बताता कि जिस इमारत में मैं था वह सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह जीवित थी और उसने मुझे निगलने की कोशिश की थी। मेरे होंठ हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले, बस सिसकियां। शांत हो जाइए सर, क्या आप मुझे अपनी लोकेशन बता सकते हैं? मैंने कांपती आवाज में पुराने विला का पता बताया, लेकिन बोलते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक चीज थी। कुछ मिनटों बाद मैंने दूर से पुलिस की सायरन सुनी। रोशनी की चमक ठंडी रात के अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन मैं वहां नहीं रुका। मैं चलता रहा। मुझे नहीं पता था कहां जा रहा हूं, लेकिन एक बात पक्की थी, मैं घर नहीं जा सकता। अभी नहीं,
मुझे जवाब चाहिए थे। मुझे सबूत चाहिए था कि यह सब सिर्फ मेरा वहम नहीं था। सुबह होते ही पुलिस ने फिर से इमारत की जांच की। कुछ नहीं मिला, न कोई घुसपैठ के निशान, न कोई सबूत कि वहां कोई था। इमारत सालों से वीरान थी और पुलिस कर्मियों के चेहरों से साफ था, वे मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। और क्यों करते? भला कोई ऐसी बात पर यकीन कैसे करेगा? लेकिन मैं जानता था, जो कुछ भी मैंने देखा था, जो भी मैंने महसूस किया था, वह असली था। फिर एक रात फोन की घंटी बजी। मैंने स्क्रीन की ओर देखा। अनजान नंबर। मैंने धीमे से कॉल रिसीव की। क्या मैं मिस्टर हरीश शर्मा से बात कर रही हूं? मैं ठिठक गया। यह वही आवाज थी, पुलिस डिस्पैचर की। मेरे गले से मुश्किल से शब्द निकले। हाँ, मैं हरीश बोल रहा हूं। मैं चाहती हूं कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई उसे सुन न ले। जिस इमारत के बारे में आपने कॉल की थी, वह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। सालों से वहां अजीब घटनाएं होती रही हैं। कोई नहीं जानता क्यों, लेकिन जो लोग वहां जाते हैं वे वापस आते हैं, पर पहले जैसे नहीं रहते। आपको वहां से दूर रहना होगा। मैंने कठिनाई से निगलते हुए गला साफ किया। आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे पता है ये सब सुनकर आप मुझे पागल समझेंगे। वह रुकी, जैसे शब्दों को तौल रही हो। लेकिन उस जगह में कुछ अंधकारमय है। वह सिर्फ एक वीरान इमारत नहीं है, वह शिकार करती है। मेरा बदन सिहर उठा। मुझे नहीं पता यह कैसे या क्यों हो रहा है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं हरीश। पहले भी कई लोग हमें इस इमारत के बारे में कॉल कर चुके हैं, पर वे किसी को कुछ नहीं बताते। पर मैंने सुनी है वे कहानियां, वे अफवाहें। वह इमारत जिंदा है। मैं स्तब्ध रह गया। उसके शब्दों ने जैसे मेरे भीतर कुछ चीर दिया था। आपको तुरंत उस इलाके से निकलना होगा। जितनी देर आप वहां रहेंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी पकड़ आप पर मजबूत होती जाएगी। वह आपको जानती है, वह आपको याद रखती है। फिर कॉल कट गई। मैं फोन स्क्रीन को देखता रह गया। जो कुछ भी मैंने सुना था, क्या वह सच था या सिर्फ एक वहम? मैं दोबारा उस इमारत के पास नहीं गया, पर हर रात वह अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। वही फुसफुसाहटें, वही परछाइयां, जैसे वह अब भी यहीं हो, यहीं कहीं इंतजार करती हुई, देखती हुई। कुछ महीनों बाद मैंने वह शहर छोड़ दिया। अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर मैं दूर चला गया। लेकिन वह अंधकार, वह मेरे साथ आया। मैंने उसे भुलाने की कोशिश की। सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, पर जब भी रात को अकेला होता, मुझे सुनाई देती धीमे कदमों की आवाज। हवा में गूंजता मेरा नाम। वह इमारत, वह परछाई, वह रात जिससे मैं बस मुश्किल से बच पाया था। अब मुझे एहसास हो गया था, उसने मुझे छोड़ तो दिया था, पर कभी पूरी तरह नहीं। मैं उसकी पकड़ से छूटा नहीं था, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो सुबह होने पर खत्म नहीं होते। कुछ साए अतीत में नहीं छूटते, और मेरे लिए वे परछाइयां हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।